हेलो दोस्तों, मैं लवली श्रीवास फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सवाल, है ना, जो आप आगामी आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हर साल की तरह आरआरबी एनटीपीसी में खासकर फिजिक्स की जो वेटेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बाकी अन्य आपके जैसे बायो हो गए, केमिस्ट्री हो गए, उनसे ज़्यादा देखा जाता है किसको, फिजिक्स की वेटेज को। ठीक है, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ बेहतरीन सवाल, है ना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, पहला सवाल आपके पास है। 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, बोला गया है। मतलब 100 वाट के आपके पास 4, है ना, 100 वाट के एक बल्ब है आपके पास और उसको कितने घंटे तक चालू रखा गया है? भाई 4 घंटे तक चालू रखा जाता है। तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी। तो कितना कहा जाए तो कुल इस आप एक बल्ब को यदि 4 घंटा तक, जो 100 वाट के बल्ब है ना? इसको यदि आप 4 घंटे तक यदि आप कंटिन्यू यूज़ करते हो तो 1 मंथ में आता है ना आपके पास यूनिट। बिजली का जो बिल बनता है वो कितने मंथ में आता है? 1 मंथ में। तो वो कितने यूनिट का होगा ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों, जब भी आपके पास इस प्रकार के सवाल आए तो यूनिट के निकालने के लिए क्या करते हैं, तो भाई जो बिजली खपत की इकाई जो होती है ना, यूनिट में मापते हैं। तो यूनिट बराबर होता है आपके पास वाट, ठीक है? इनटू क्या हो जाता है आपके पास, आवर बटे कितना कर देते हैं अपन, 1000 कर देते हैं। इससे भाग देने पर हमको क्या मिलता है कि भाई 1 महीने में कितने खपत होता है ये हमको पता चल जाता है। अब हम कहेंगे यहाँ पर कि कितने वाट के, तो 100 वाट के एक ही बल्ब है, नंबर ऑफ 1, तो 1 का गुणा करने का मतलब नहीं है। कितने आवर तक जलता है? 4 आवर तक, और भाग दे देंगे किससे, 1000 से। तो आप देख पाओगे कि भाई 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आपके, और 10 से यदि हम 4 को भाग देते हैं तो कितनों पर आ जाएगा दोस्तों? तो मैंने कहा 0.4। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 0.4 यूनिट जो खपत होगा ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? देखिएगा नेक्स्ट सवाल। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है, बोला गया है ना? जो आपके पास बल्ब होता है उसके फिलामेंट किस धातु का बना होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। अब सिंपली सोच कर देखना है, जो फिलामेंट बनेगा उसका जो प्रतिरोध होना चाहिए, वो गलनांक होना चाहिए, वो उच्च होना चाहिए। तो एक ऐसा धातु होता है जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो होता है हमारे पास क्या, टंगस्टन। टंगस्टन का जो गलनांक होता है ये बहुत हाई होता है ना? लगभग यदि मैं देखा जाऊँ तो 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास, है ना? और इस कारण से इस धातु के जो फिलामेंट बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, आसानी से ये नहीं पिघलता और इसके बहुत सारे यूज़ भी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों, टंगस्टन, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाला फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है उसका आपके पूछा गया कि उसके बारे में क्या सही है यहाँ पर। अब भाई घर में सेफ्टी डिवाइस के रूप में हम किसका यूज करते हैं? तो फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज किटकैट का फ्यूज का यूज कर सकते हैं, या आजकल एमसीबी का भी यूज किया जाता है ना? तो यहाँ पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चूंकि किटकैट फ्यूज का, जो कि जनरली घर में किटकैट जो पोर्स इनका बना होता है, एक होता है उसमें कैरियर और एक होता है बेस, है ना? तो कैरियर में हम क्या करते हैं, एक वायर को ऐसे लगा देते हैं, और बेस में क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो उस फ्यूज़ के बारे में बात हो रहा है कि भाई उस फ्यूज़ की विशेषता क्या होनी चाहिए। तो हमको पता है कि जो फ्यूज़ होता है आपके पास, वो मूल रूप से टीन और लेड के मिश्र धातु से बना होता है। किसके? टीन और लेड के मिश्र धातु से बना होता है। इसकी विशेषता ये है भाई कि ये उच्च क्या होनी चाहिए, उच्च प्रतिरोध होनी चाहिए इसमें, है ना? उच्च प्रतिरोध और गलनांक कैसा होना चाहिए? तो हमको पता है कि भाई निम्न गलनांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निम्न गलनांक होना चाहिए। तब तो आपके घर के लिए सुरक्षित है। पता चले कि उसका रेजिस्टेंस आपके पास कम है, गलनांक ज़्यादा है ना? ऐसे में क्या होगा, आपके जो भी उपकरण होंगे, घर के कीमती सामान होंगे, उसमें आग लग सकती है, क्योंकि ये अपने आप को तोड़ेगा नहीं, और जब तोड़ेगा नहीं तो आपकी बिजली जहाँ पर शॉर्ट सर्किट होगा वहाँ तक पहुँच जाएगा, और क्या होगा, घर में आग लग सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान दिया जाता है कि जो भी आपके पास फ्यूज़ तार का उपयोग करो वो उच्च प्रतिरोध का होना चाहिए, और उसका गलनांक बहुत कम होना चाहिए, ताकि आसानी से थोड़ा भी ओवरलोड हो तो क्या करे, ब्रेक कर दे। क्लियर? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर गलनांक कम होता है, गलनांक ज़्यादा होता है, प्रतिरोध अधिक होता है और प्रतिरोध कम होता है। तो हम मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? देखिएगा नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, बोला गया है ना? भाई किसी भी जैसे द्रव है, गर्म करने पर ये 4 ऑप्शन है, पारा, पानी, ईथर और बेंजीन, इनमें से किसमें ऊष्मा का जो चालन होगा सबसे ज्यादा होगा? तो हमको पता है कि भाई पारा जो होता है, इन चारों द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा क्या माना जाता है, चालक माना जाता है। इसी कारण से इसका उपयोग कई बार कहाँ पर किया जाता है, है ना,
तापमापी में किया जाता है, और इसके और बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण तापमापी में किया जाता है। जैसे ये उच्च घनत्व का द्रव भी होता है ना? उच्च घनत्व का द्रव होता है, और इन द्रवों में सबसे अच्छा चालक किसमें होगा? पारक में होगा। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट सवाल, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। अब जो भी आपके पास जो गांव में जो ट्रांसमिशन लाइन से जो आपके घर तक जो लाइन पहुंचती है, वो मूल रूप से ट्रांसफार्मर के जरिए से आता है। तो ट्रांसफार्मर मूल रूप से एसी सप्लाई पर काम करता है, डीसी सप्लाई पर काम नहीं करता। क्लियर है? ट्रांसफार्मर का एक और काम है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने का काम करता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है भाई कि एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। बिल्कुल, ये तो एसी और डीसी में बदलने का काम करता ही नहीं है, सिर्फ क्या करता है? स्टेप अप या स्टेप डाउन। जो वोल्टेज होता है उसको कई बार कम करना है और कई बार बढ़ाने का काम करता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है डीसी को एसी में, भाई ये तो डीसी पर काम करता नहीं है। यदि हम भूल से भी ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दे देंगे तो उसके जितने भी कॉइल वो जल जाएगा, इसलिए ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई नहीं दिया जाता। डीसी वोल्टेज के उपचयन करने के लिए तो भाई यहाँ पर डीसी का यूज ही नहीं होगा, तो आपके पास ना तो ऑप्शन सी होगा, ना ही ऑप्शन बी और ना ही ऑप्शन ए। एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, मतलब एसी जो सप्लाई होता है इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर करता है। ट्रांसफार्मर में, है ना, जैसे मान लेते हैं एक ट्रांसफार्मर ले लेते हैं, ट्रांसफार्मर में कैसे निर्धारण किया जाता है भाई? तो मैंने कहा कि ये एक कॉइल है, ये ट्रांसफार्मर, और मैंने कहा कि इस साइड मैंने बहुत सारे कॉइल रख दिए इस प्रकार से। मैंने कहा कि प्रत्येक जो है, ये मान लेते हैं कि 110 वोल्ट का सप्लाई दे है, इनपुट सप्लाई हमने दिए। प्रत्येक कॉइल के 2 कॉइल हैं, ये आपके पास इनपुट है, और जब बाहर आएगा तो प्रत्येक कॉइल में से 110 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा हमको। ठीक है? यहाँ पर भी 110 वोल्ट, यहाँ पर भी 110 वोल्ट, यहाँ पर भी 110 वोल्ट और यहाँ पर 110 वोल्ट। तो कितना हो गया? तो हम कहेंगे भाई 440 वोल्ट है। हमने दिए कितने? टोटल 220 वोल्ट के इनपुट दिए थे, और ये ट्रांसफार्मर इसको स्टेप अप करके कितना बना दिया? 400, कितना हो गया, है ना? एक को खत्म कर देते हैं, कितना हो जाता है? 440 वोल्ट का वोल्टेज दे दिया। तो ये होता है ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत, और ट्रांसफार्मर मूल रूप से एसी सप्लाई पर काम करता है, डीसी सप्लाई पर काम नहीं करता, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और ये जो स्टेप अप स्टेप डाउन है, ये उसके कॉइल पर डिपेंड करता है। मान लो प्राइमरी साइड में कॉइल के टर्नों की संख्या ज़्यादा और सेकेंडरी साइड में कॉइल के टर्नों की संख्या कम हो जाए, तो वही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाता है। लेकिन मान लो प्राइमरी साइड में कॉइल के टर्नों की संख्या कम और सेकेंडरी साइड में टर्नों की संख्या ज़्यादा हो जाए, तो वो स्टेप अप बन जाता है। जैसे यहाँ पर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये क्या कर रहा है? वोल्टेज को गेन कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है। क्लियर है दोस्तों? देखिएगा अगला सवाल, जिस प्रक्रम के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचरित होती है उसे क्या कहते हैं? अब ऊष्मा संचरण के हमको 3 विधि पता है, आप सब जानते हो। एक होता है भाई चालन, ठीक है? एक होता है आपके पास संवहन, और एक होता है आपके पास विकिरण। यही है 3 विधि। अब चालन क्या होता है? तो चालन जो होता है, इसमें माध्यम के कण अपना स्थान छोड़ देते हैं, जैसे ये मूल रूप से धातु और कुछ उच्च घनत्व के द्रव जैसे पारा, है ना? तो मैंने कहा धातु जैसे ठोसों में, मूल रूप से जैसे धातु हो गए जो चालक होंगे ना, है ना? तो ठोसों में और उच्च घनत्व के द्रव जैसे पारा आदि में ऊष्मा का संचरण किसके माध्यम से होता है? पारा के चालन के माध्यम से होता है। जितने भी द्रव हो गए और गैस हो गए, द्रव और गैस, इनमें ऊष्मा का संचरण किसके माध्यम से होता है? तो हम कहेंगे संवहन के माध्यम से। बात करें यदि विकिरण की, तो विकिरण एक ऐसा माध्यम होता है जिसको माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती, है ना? एक ऐसा प्रक्रिया है जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब निर्वात में भी, मतलब मैं ये कह सकता हूँ जहाँ पर कोई माध्यम उपलब्ध ना हो, वहाँ पर भी ये विकिरण द्वारा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच सकती है। जैसे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में यदि कोई माध्यम का ये सहारा लेगा, तो किस माध्यम का? विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तक पहुँचती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने कहा भाई ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा अगला सवाल, बहुत प्यारा सवाल है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर आधारित है। तो किरचॉफ महोदय ने कहा था कि सबसे अच्छा अवशोषक सबसे अच्छा उत्सर्जक होते हैं, और सबसे बुरा अवशोषक सबसे बुरा उत्सर्जक होते हैं। जैसे आपके पास काला और सफेद रंग की बात करें, तो काला जो रंग होते हैं, काला रंग के जितने भी वस्तु, ये ऊष्मा के सबसे अच्छे उत्सर्जक और सबसे अच्छे अवशोषक होते हैं। उसी प्रकार सफेद रंग की बात करें, तो ये ऊष्मा के सबसे कम अवशोषक और सबसे कम उत्सर्जक होते। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे भाई किरचॉफ का जो नियम है, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल, 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन
उसी पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्यों? मान लो एक बर्तन में आप पानी गर्म किए हो, पानी उबल रहा है कितने डिग्री पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। यदि आप पानी से जलोगे तो आपको उतना जलन महसूस नहीं होगा जितना आप उसके भाप से जलोगे। तो भाप से जलने पर इतना जलन क्यों होता है भाई? तो जलन होने का कारण ये होता है कि भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो पानी से अधिक होती है। और आपको पता होना चाहिए कि भाई वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा होती है ये 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। कितनी होती है? प्रति ग्राम होती है। इस कारण से पानी की अपेक्षा भाप से जलने पर ज्यादा तकलीफ होती है। तो यहाँ पर बोला गया कि वाष्प एक गैस होती है, गलत है ना। वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, वाष्प अधिक ज्वलनशील होती है या किया जाता है, या वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है। तो हम क्या कहेंगे भाई? ऑप्शन नंबर जो आपके पास बी होगा ये राइट आंसर हो जाएगा कि भाई वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि भाई वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। यदि मैं बर्फ की गुप्त ऊष्मा की बात करूं, है ना, क्योंकि बर्फ को छूने पर भी जलन होता है, तो बर्फ की उस गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ये भी आपको क्या होनी चाहिए? पता होना चाहिए। क्लियर है? बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम और वाष्प की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। इसलिए पानी की अपेक्षा, गर्म पानी की अपेक्षा यदि हम भाप से जलते तो हमको ज्यादा जलन महसूस होती है। ठीक, देखिएगा अगला सवाल। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है बोला गया है? अब हम क्या करेंगे? हमारे पास एक इसके लिए थ्योरम है ना, फार्मूला है भाई। डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे क्या होता है? 9। यही फार्मूला है। अब सवाल बोला क्या जा रहा है कि भाई किस बिंदु पर बोला गया है फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है सेंटीग्रेड तापक्रम का क्या हो जाए? दुगना हो जाएगा। किसका? सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना। तो मैंने कहा ये हम क्या कर देंगे? दुगना कर देंगे। क्लियर है? अब आप देख पाओगे कि भाई दोनों का टेम्परेचर हमको तो मापना है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों की वैल्यू को एक्स के बराबर मान लेते हैं, चाहे डिग्री सेल्सियस हो या डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना भाई। मान लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ पर डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट जो होगा दुगना हो जाएगा, है ना। तो हम क्या मान लेते हैं? दोनों की वैल्यू एक्स के बराबर अभी मान लेते हैं। ध्यान से देखना, समझ में मेरी बात। अब मैंने क्या कहा कि भाई ये एक्स है तो 2 का गुणा होगा, तो सिंपल सी बात मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या? 2x। चलो भाई 2x अपान क्या कर सकते हैं? 5 बराबर ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 32 बटे कितना कर सकते हैं? 9। अब 9 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 9 दूनी 18x बराबर 5x माइनस 32 पंचे होता है 160 डिग्री। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? 5 को इधर ले आते हैं भाई। 5 को इधर ले आएंगे तो भाई 18 में 5 घटेगा तो बचेगा कितना? 13। और 13 एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगा? तो मैंने कहा फिर तो ये आपके पास माइनस में चले जाएगा ना, माइनस 160 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं यहाँ पर फिर से कि काटेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 13 कम 13, ठीक है, बच गया 3। 13 दूनी 26, बच गया आपके पास 4 और 13 तिया 39। तो कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा? तो हम कहेंगे 12.3 डिग्री सेल्सियस। वो भी किसमें? माइनस में। किस में आ जाएगा? माइनस में 12.3 डिग्री सेल्सियस। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको प्रक्रिया क्या करना है? अपनाना है। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? अब आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि की चाल, है ना, प्रत्यास्थता जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है। आपको पता होगा कि ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। भाई ठोस में आपको पता होगा, ठोस में हम ले लेते हैं स्टील की बात कर लेते हैं। तो स्टील में यदि हम ध्वनि की चाल की बात करें तो कितना होता है? तो स्टील में होता है 5000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री, 5000 मीटर पर सेकेंड होती है ना स्पीड इसकी। यदि मैं पानी की बात करूँ तो पानी में कितनी होती है भाई? तो पानी में होती है 1500 मीटर पर सेकेंड। यदि मैं बात करूँ हवा की, वो भी एनटीपी पर। किस पर? एनटीपी पर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करें तो 332 मीटर पर सेकेंड की होती है। तो हमने एक चीज नोट तो की है कि जैसे जैसे माध्यम की प्रत्यास्थता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है। तो आपको ये देखना है कि इन 4 ऑप्शन में से किस माध्यम में प्रत्यास्थता सबसे अधिक होगी, क्योंकि टेम्परेचर सबके लिए यहाँ पर सेम है 20 डिग्री सेल्सियस। क्या हवा का, ग्रेनाइट का, या पानी का, या लोहा का? तो मैं कहूंगा भाई लोहा, इसकी प्रत्यास्थता बाकी से ज्यादा है, इसलिए इसमें ध्वनि की चाल भी ज्यादा होगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल। किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है?
अब ध्वनि प्रदूषण क्या होता है भाई? तो ध्वनि प्रदूषण मतलब ये बोल सकते हैं, जो ध्वनि मनुष्य के कान को करना प्रिय ना लगे, है ना? जो हमारे कानों को ना भाए, वो क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। पर भी मानक स्तर पर ध्वनि प्रदूषण की जो बात करते हैं, वो होता है आपके पास 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक के ध्वनि को मानक रूप में ध्वनि प्रदूषण के श्रेणी में रखा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने कहा भाई ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक, देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट सवाल, फटाफट बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर। ये बोला गया है कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? बोला गया कि जो आप फोन टेलीफोन जो बात करते हैं ना, मोबाइल यूज करते हो, सिग्नल आपके मोबाइल तक पहुंचने लगती, तो किस मंडल के कारण ऐसा पॉसिबल होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो हमारे पास जो मंडल है, इसको हम मूल रूप से कुछ पार्टों में बांट देते हैं। जैसे हमारे पास है, सबसे जो निचले मंडल होता है, इसको बोला जाता है क्षोभ मंडल। ठीक है, ये आपके पास क्षोभ मंडल हो गए। क्षोभ मंडल की यदि हम बात करें, तो क्षोभ मंडल में जितने भी मौसमी घटनाएं होंगे, जैसे बरसात होना, है ना, आंधी तूफान चलना, बिजली चमकना, है ना, गर्जना, तो जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती वो सब के सब किस मंडल में होती? तो क्षोभ मंडल में होती है। क्लियर है? उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर पड़ता है, वो होता है आपके पास समताप मंडल का। क्या पड़ता है? समताप मंडल। समताप मंडल में जो पवनें हैं वो क्षैतिज चलती है। क्षैतिज चलने का मतलब है कि जो हवाएं हैं वो इस प्रकार से चलती है क्षैतिज दिशा में। इस कारण से इस मंडल में तापमान भी स्थिर रहता है। इस मंडल में ऊंचाई या नीचे जाने पर तापमान में कोई चेंजेस नहीं आता, क्योंकि पूरे मंडल का तापमान एक जैसा रहता है, इसलिए इसका नाम समताप मंडल पड़ा है। दूसरी बात करें कि इस मंडल में चूंकि हवाएं क्षैतिज चलने लगती है, इस कारण से इस मंडल में एरोप्लेन हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श दशा पाई जाती है। ठीक है, इसके ऊपरी लेयर में एक और मंडल पाया जाता है, जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, O3। O3 क्या करता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है ना? यदि पृथ्वी तक पहुंच जाती तो मनुष्य को चर्म जैसे कैंसर, है ना, मतलब त्वचा संबंधी कैंसर हो जाती। तो ये आपके लिए एक काम करता है। उसके बाद पड़ता है मध्य मंडल, और उसके बाद पड़ेगा आपके पास आयन मंडल, है ना। आयन मंडल मतलब क्या होता है? यहाँ पर आयन्स की प्रधानता होती है, निगेटिव पॉजिटिव इस प्रकार के आयन, है ना। और इसी मंडल में जितने भी आपके पास रेडियो सिग्नल संबंधी जो घटनाएं हैं, यहीं से होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। उसके ऊपर आ जाता है आपके पास वायुमंडल, जहां पर आपके पास हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट सवाल, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। भाई मान लो आप खुद ट्राई करना इस चीज को, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा कुल मिलाकर। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से याद रखना कि भाई बर्तन में हम एक बर्तन लेंगे, उस बर्तन को हम, है ना, गैस में चढ़ा देंगे, तो आप देख पाओगे कि वो एक निश्चित समय के बाद उबलने लगता है। लेकिन जैसे ही हम उसमें कुछ और चीज मिला देते हैं, तो वो कम समय में उबलने लगता है। उबलने लगता है, इसका मतलब क्या है कि अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो भाई अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक कम हो जाएगा, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर भी वो पानी क्या होगा? उबलना चालू हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल, यहाँ पर बोला गया जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए, ठीक है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए, तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्न में से निम्न अंतर का कारण किया जा सकता है। किसके माध्यम से आप अंतर को स्पष्ट रूप से जान पाओगे कि ये बांसुरी की आवाज है या आपके पास ये सितार की आवाज है? तो हमेशा याद रखना, हमको पता है कि ध्वनि के मूल रूप से 3 गुण होते हैं। एक तारत्व होता है, एक प्रबलता होता है, और एक होता है गुणवत्ता। तारत्व क्या करता है? तारत्व से हम किसी के आवाज को पतले या मोटे होने के अंतर को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा बात कर रहे हैं प्रबलता। प्रबलता मतलब लाउडनेस, है ना, आकार बढ़ने, ज्यादा चिल्लाओगे तो ज्यादा प्रबलता, और कम चिल्लाओगे तो कम प्रबलता। गुणवत्ता की बात करें तो गुणवत्ता मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपको शाहरुख खान ने कॉल किया है हे करके, तो आप समझ जाओगे ना कि भाई शाहरुख खान का आवाज है, समझोगे कि नहीं समझोगे? तो ध्वनि के गुण के आधार पर किसी, मतलब ध्वनि के आधार पर किसी को पहचान करना, ये क्या कहलाएगा? आपके पास गुणवत्ता के आधार पर कहलाएगा। तो हमारे पास क्या बोला गया कि भाई ये सितार और बांसुरी एक ही स्वर निकाल रहे हैं ना भाई, एक ही टाइप के स्वर निकाल रहे हैं। तो इसके आप भिन्न कैसे करोगे? तो केवल और केवल आप कैसे निकाल पाओगे?
तो हम कहेंगे केवल ध्वनि गुणवत्ता से, केवल प्रबलता से, तारत और प्रबलता दोनों से या तीनों से, तो हम कहेंगे केवल और केवल उनकी गुणवत्ता के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब क्या होता है? अब कोई भी जहाज जब नदी से सागर के, है ना, प्रवेश जैसे ही करता है, तो उसका जो लेवल होता है ना, जैसे मैंने कहा कि नदी नदी में यदि मान लो ये जहाज है, ये आपके पास जहाज है, नदी से, है ना, कहाँ पर प्रवेश करेगी, ये आपके पास समुद्र है, यहाँ पर प्रवेश कर जाएगी। तो हम कहेंगे नदी में मान लो ये पानी का स्तर बना रहा हूँ मैं, ये वाला, यदि नदी में इतने देर तक ये डूबा हुआ है, यहाँ तक, है ना, यहाँ तक डूबा हुआ भाग है, यही जब सागर में आ जाएगा, तो इसी नाव में आप एक चीज नोट कर पाओगे कि ये जो डूबा हुआ भाग है ये कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ भाई? तो ऐसा इसलिए होता है कि पानी के जो नदी के पानी होता है, इसका घनत्व कम होता है। क्या होता है? घनत्व आपके कम देखने को मिलता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर घनत्व कम होता है, कम होता है। और समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, यहाँ पर अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है। इसलिए क्या होता है कि जब भी नाव नदी के पानी से समुद्र के पानी में जैसे प्रवेश करता है, उसके डूबे हुए भाग कम हो जाता है, मतलब नाव थोड़ा पानी के और ऊपर आ जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वह कुछ ऊपर उड़ता है, वह कुछ नीचे जाता है, वह उसी तल पर रहता है, वह समुद्र की तली में डूब जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हम कहेंगे भाई वह कुछ ऊपर उड़ता है, और उसका कारण होता है पानी के घनत्व में अंतर के कारण, है ना। पानी का घनत्व कम होता है, जबकि समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? वह कुछ ऊपर उड़ता है। ठीक है? देखिएगा अगला सवाल, बत्ती वाली स्टोव में केरोसिन का बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है ना भाई? ऊपर चढ़ने का मेन कारण क्या है, ये आपको क्या करना है, बताना है। कि भाई बत्ती वाले आप देख होंगे, है ना, गांव में जब बिजली चले जाते थे, या गांव में बहुत समय पहले की यदि हम बात करें, तो लोग क्या करते थे, है ना, मिट्टी तेल का यूज करते थे, किसके लिए? प्रकाश के लिए, है ना भाई। वहां पर एक बत्ती लगा देते थे और इसमें मिट्टी तेल डाल देते थे और बत्ती जलाते थे, तो मिट्टी तेल धीरे धीरे उस है ना, रुई के माध्यम से ऊपर चढ़ने लगता था। क्लियर है? तो ये किसके कारण होता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये आपके पास किसी के कारण होता है। किसी तो मतलब हम बोल सकते हैं भाई विसरण के कारण होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, ये क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा अगला सवाल, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? ठीक है? तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, ये आपके पास पास्कल के नियम पर काम करता है। और हाइड्रोलिक ब्रेक के अलावा कौन कौन से? तो हम कहेंगे भाई हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट, या हाइड्रोलिक प्रेस, ये भी आपके पास किसके? पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। उसी प्रकार हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस, है ना, ये तीनों की तीनों जो उपकरण है वो किसके सिद्धांत पर काम करता है? पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का अधिकतम घनत्व होता है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, कि भाई जल के घनत्व, कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इस चीज पर। हमने एक वक्र बना दिया, इस प्रकार से ध्यान से समझना मेरी बात। मैं चाहता हूं कि ये जो लेवल है ना, एक लेवल बना दिया इस प्रकार से, यहाँ पर ये वाला पार्ट आयतन का होगा, और ये वाला पार्ट आपके तापमान का होगा। ठीक है? ध्यान समझना। मैंने कहा ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये होता है आपके पास 4 डिग्री सेल्सियस, और ये हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करेंगे, जब पानी ठंडा रहेगा, मतलब 0 डिग्री का रहेगा, तो सिंपल सी बात है, उसका आयतन ज्यादा रहेगा। जैसे जैसे हम इसको गर्म करेंगे, कब तक? 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जब आएगा, तो इसका आयतन क्या होगा? बाकी देख रहे हो, आयतन सबसे कम होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन क्या होता है? आयतन कम होता है, आयतन कम, लेकिन घनत्व क्या होगा? जस्ट अपोजिट, घनत्व सबसे अधिक होता है। अब आपको पूछा क्या है भाई सवाल में, कि भाई जल का अधिकतम घनत्व होता है बोला गया है। अब आपको पता होगा यहाँ पर 373 केल्विन पर, 273 केल्विन पर, 277 केल्विन पर, या 269 केल्विन पर। अब भी बताया हूँ कि अधिकतम कब होता है, तो पानी का जो घनत्व होता है, जल का घनत्व सबसे कम, सबसे अधिकतम होता है आपके पास 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मैंने कहा 277 में यदि मैं 4 कम कर देता हूं, तो अब कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे भाई सिंपल सी बात है यार, 273 हो जाएगा। और ये 273 जो होता है डिग्री, है ना,
273 डिग्री जो केल्विन, डिग्री में केल्विन का डिग्री नहीं लगता है ना, केल्विन में। केल्विन पानी का क्या होता है? हिमांक होता है। हम क्या करते हैं, केल्विन 273 केल्विन को किसके बराबर मानते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर मानते हैं। और 277, चूंकि हमने 273 में 4 जोड़ने पर 277 हो गया, तो 100 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता होना चाहिए कि 277 केल्विन पर पानी का जो घनत्व होता है वो सबसे ज्यादा होता है और आयतन सबसे कम होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, वो क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, का अंतरिक्ष में भार क्या होगा बोला गया है। अब भार जो होता है ये मूल रूप से गुरुत्व बल को ही हम वस्तु का भार कह देते हैं। बोलते हैं कि नहीं भाई? गुरुत्व बल ही वस्तु का क्या कहलाता है? भार कहलाता है। ठीक है। अब हमारे बॉडी ये दिखाई दे रहा है, ये द्रव्यमान है। भार जो होगा ये तो गुरुत्व बल पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीकरण पर निर्भर करता है। तो मैंने कहा गुरुत्व बल ही वस्तु के यदि भार है, तो अंतरिक्ष में यदि मैं गुरुत्व बल की बात करूं जी की, तो जी का मान हो जाता है 0। अब जी का मान जब 0 हो जाएगा तो वस्तु का जो भार होगा ये भी क्या हो जाएगा? वहां पर वस्तु का जो भार होगा अंतरिक्ष में ये भी क्या माना जाएगा भाई? 0 माना जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 किलोग्राम से कम से अधिक ये क्या है? 10 किलोग्राम, या ठीक 10 किलोग्राम या 0 किलोग्राम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 0 किलोग्राम, यही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं भाई, है ना। फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो किसी पिंड का अधिकतम भार कब होगा बोला गया है। ये 4 कंडीशन दिया गया है। किस में सबसे पृथ्वी का जो भार अधिकतम होगा ये बोला गया है। क्या वायु में होगा, कि जल में होगा, कि हाइड्रोजन में होगा, कि निर्वात में होगा? कहाँ पर होगा आपको बताना है। तो हम कहेंगे कि भाई सबसे ज्यादा जो भार है, क्या वायु में हो सकता है, क्या जल में हो सकता है, कि हाइड्रोजन में हो सकता है, कि निर्वात में होगा? तो आपको पता होना चाहिए किसी भी वस्तु का सबसे ज्यादा यदि भार होगा तो आपको याद रखना है दोस्तों, निर्वात में होता है। निर्वात में क्यों होता है भाई? यदि हवा में क्यों नहीं होता? तो हवा में इसलिए नहीं होता क्योंकि हवा में कुछ न कुछ ऐसा आपके पास एक बल काम करता है जो आपको ऊपर उठाने, कहने के मतलब है उत्प्लावन बल। हवा में कहीं ना कहीं एक ऐसा बल मौजूद रहता है जो आपको थोड़ा कम हल्का भार कर देता है। जल में ऑटोमेटिक कम हो जाता है, हाइड्रोजन में कम ही होगा। तो सबसे ज्यादा भार आपको क्या होगा? निर्वात में किसी प्रकार के आपको वहां पर कमी देखने को नहीं मिलेगा। जितना है बिल्कुल उतना ही, और सबसे मैक्सिमम ही देखने को मिलेगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल। ये रहा आपके पास कुछ फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो कंटिन्यू सीरीज को देखते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। क्लियर है? धन्यवाद दोस्तों।